नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। पिछले वीडियो में जैसे कि आपको ध्यान होगा, हम वंशिका और उसकी मैरिज के विषय में बात कर रहे थे, तो वहीं से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगी वंशिका के होने वाले पति दीपक बंसल जी से, जो कि आगरा निवासी थे, मतलब वो आगरा में रहते थे उस वक्त, और फैमिली में उनकी माताजी, जिनका नाम था राजेश्वरी बंसल, वो थी, और एक उनकी सिस्टर भी थी, मैरिड सिस्टर, जो कि थी नैना बंसल, और वो हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली में रहा करती थी। और ऐसी ही उनकी एक और एल्डर सिस्टर थी, जिनकी कुछ समय पहले, मतलब चंद महीनों पहले ही जिनकी डेथ हो गई थी। तो ये छोटी सी फैमिली थी। ये लोग आगरा में रहते थे, और वहाँ इनके एक रिश्तेदार वंशिका के एक बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर के संपर्क में आए। दोनों में आपस में बातचीत हुई, दोनों परिवारों में बातचीत हुई, और इस तरह से ये शादी फिक्स हो गई। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, जो कि वंशिका ने मुझे बताई, कि जो राजेश्वरी बंसल जी थी, उनका कहना ये था कि वो एक लैंडलॉर्ड फैमिली से है, मतलब उनकी लैंडलॉर्ड फैमिली थी, उनके पास करोड़ों की ज़मीनें थी। जो फिगर उन्होंने बताई थी, वो उस ज़माने में, आज से लगभग 30 साल पहले, कम से कम 10 करोड़ की थी। और उनका कहना था कि खानदानी बड़े बड़े हार, लाखों की एफडीज, और जाने क्या क्या उनके पास था। वंशिका भी एक पढ़ी लिखी PhD लड़की थी, तो सभी परिवार वाले खुश थे दोनों साइड के, कि एक अच्छी जगह दोनों का विवाह हो रहा है। इस तरह शादी की डेट नज़दीक आती रही। वंशिका के जो पिताजी थे, उन्होंने अपना बजट बना रखा था कि मुझे इस तरह से ऐसे ऐसे शादी में खर्चा करना है। बट दीपक जी के जो माताश्री थी, जो बहन थी, और बहन के जो पति थे, जिनका नाम था, मैं आपको बताती हूँ, अश्विन जायसवाल जी, उनका एक बार फ़ोन आता है कि हमें सामान अपनी मर्जी से लेना है, बहुत हाई फाई तरीके का रोज़वुड का हमें सामान लेना है, और पता नहीं कौन कौन से किस किस ब्रांड के हमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेने हैं, और कार भी हम अपने आप ही सिलेक्ट करेंगे, तो आप हमें कैश दे दीजिए। इस तरह से कुछ पल को वंशिका और उसके परिवार के दिमाग में ऑब्वियसली असर आएगा ना, कि ये क्या हो रहा है, ये तो इस तरह से डिमांड कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले तो उन्होंने कुछ और बोला था, आप कुछ और बोल रहे हैं। बट फिर ये सोचा कि ठीक है, हमें देना है तो ये अपनी मर्जी से ही जो भी शादी का सामान खरीद रहा है, वो अपने आप ही खरीद ले। और इस तरह से उनको कैश पैसे दे दिए गए। कब दिए गए? पहले नहीं, उनके एंगेजमेंट सेरेमनी में दिए गए, और बाकी शादी के समय जो उनके यहाँ सगाई की रस्म होती है, उसमें दिया गया। इस तरह से खुशी खुशी शादी भी संपन्न हो गई, और वंशिका पहुंच गई अपने ससुराल। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि वंशिका के पिता ने अपने होने वाले दामाद जी को एंगेजमेंट पार्टी में या एंगेजमेंट सेरेमनी में सोने की गिन्नी से भी टीका किया था, चांदी के नारियल से टीका किया था। मतलब जो कुछ भी वो लोग कर सकते थे, माता पिता, उन्होंने बेस्ट तरीके से किया, और हंसी खुशी शादी भी और संपन्न हो गई। अब आगे की बात देखते हैं हम, कि जब वंशिका अपने ससुराल पहुंच गई, तब क्या होता है। अगली सुबह जब वो लोग उठे, तो उसको तैयार होने का बोला गया। वो खुद तैयार होकर बाहर आ गई, और उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी, उसने सब रिश्तेदारों के पास उसको कहीं बीच में बैठा दिया। उसी वक्त उसकी सास की मौसी जी थी, वो मौसी जी वंशिका के बराबर भी सही में आकर बैठ गई, और उससे एक जनरल औपचारिक बातें करने लगी। तभी वंशिका की जो सिस्टर इन लॉ थी, नैना बंसल, वो आकर वंशिका को उठाकर अंदर दे गई। ये एक बहुत ही मामूली सा इंसिडेंट था, और उस वक्त वंशिका को कुछ समझ भी नहीं आया। उसने इन बातों पर ध्यान देना उचित ही नहीं समझा, क्योंकि आपको पिछले एपिसोड में मैं बता चुकी हूँ कि
वो अच्छे से सोच चुकी थी कि उनको इन बातों से कोई भी मतलब नहीं है। इस तरह से उसका दिन पूरा हुआ। उस दिन शाम को ही उनके यहाँ एक रिसेप्शन रखा गया था, रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी, शादी के अगले दिन की बात है। वो भी अच्छे से संपन्न हो गई। 2-3 दिन बाद उसकी सिस्टर इन लॉ वापस दिल्ली अपने घर जा रही थी। अभी वंशिका को उस घर में आए हुए 3-4 दिन ही तो हुए थे, 3 दिन मुश्किल से हुए थे, जिसमें रिसेप्शन फंक्शन भी हो गया था, जिसमें पग फेरे की रस्म भी हो गई थी और भी पता नहीं क्या क्या थे, और अब सारे रिश्तेदार भी जा चुके थे और उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो आखिरी जाने वाली थी। तो वो पहली रात को वंशिका को किचन में लेकर जाती है और स्विचेस दिखा देती है कि ये देखो, ये मोटर का स्विच है, कल से तुम्हें सुबह 5 बजे उठकर मोटर ऑन करनी है, पानी भरना है, और अब से मेरी मम्मी ये काम बिल्कुल नहीं करेगी। वंशिका खुशी खुशी राजी हो गई, मतलब मान गई कि हाँ वो ये काम करेंगी। बट आप सोचो, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ही सिचुएशन से अडाप्ट करके ये काम कर सकती थी। अभी ये सुनने में बहुत मामूली बात लग रही है, जैसे कि मुझे भी लगी थी, बट धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ेगी ना, तो आप इन बातों का मतलब समझ जाएंगे। उस वक्त वंशिका की सिस्टर इन लॉ ये भी उसको बोलकर गई कि कल से डेली सुबह उठकर तुम मम्मी के पाँव छूओगी। ठीक है, वो ये बात भी मान गई कि चलो घर में हारमोनी रहे तो वो सब कुछ कर लेगी। इस तरह से अगले दिन नैना जायसवाल जी दिल्ली रवाना हो गई। 5-6 दिन और बीते। शादी अभी नई नई हुई थी, घर का माहौल अलग तरह का रहता ही, आप जानते हो, नई नई जब शादी होती है। तो इस तरह से 5-6 दिन बीत गए या 10 दिन बीते होंगे, ऐसा वंशिका ने बताया था। उसके बाद वंशिका और दीपक अपने एक और फ्रेंड के साथ, जिनकी नई नई शादी हुई थी, उनके साथ वो घूमने गए कुल्लू मनाली। और कुल्लू मनाली में 4-5 दिन जो भी उन्होंने बिताया, अच्छे से बिताकर वो वापस आ गए। अब वापस आने पर कुछ बड़ी अजीब बातें हुई जो कि वंशिका ने मुझे बताई, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, और इस तरह हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दीपक बंसल जी की माता जी थी राजेश्वरी बंसल जी। उन्होंने कुछ ऐसी बातें करनी शुरू करी जिससे वंशिका को कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी कि ये क्या चक्कर है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि वो कहती है कि कुल्लू मनाली तो तुम लोगों के साथ मैं भी चलती, भले ही मैं दूसरा रूम लेकर रह लेती, पर सभी लोग बोल रहे हैं कि आपको भी जाना चाहिए था। तो ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हुई। आपको जाना ही था, आप बिल्कुल चलती, और रूम भी अलग लेने की क्या जरूरत थी, सब लोग एक ही रूम में सो सकते थे ना। तो ये कुछ अजीब सी बात उसको लगी, पर वंशिका ने उसको भी अपनी आदत के अनुसार इग्नोर कर दिया। 2-4 दिन और बीते या कुछ दिन और बीते। अब सर्दी थोड़ी, ये शादी हुई थी सर्दी में, सर्दी थोड़ी कम होने लगी थी, मतलब होगा कोई फरवरी का महीना, फरवरी का आखिर आते आते बहुत सी बातें घर में अजीब तरह की होने लगी। जैसे कि वंशिका ने नोट किया कि उसकी जो मदर इन लॉ थी, उनकी कुछ आदत थी बार बार हाथ धोने की, और इतना ज़्यादा साबुन लगा लगा कर हाथ धोती कि अकेले इंसान के लिए एक 100 ग्राम या 150 ग्राम वाले साबुन की टिक्की 4-5 दिन में ख़त्म हो जाती थी। इतना वो साबुन का इस्तेमाल करती थी हाथ धोने के लिए। दिन भर वो ताले चेक करती रहती और दिन भर गैस चेक करती रहती थी। तालों को खींच खींच कर, आप समझ रहे हैं ना, खींच खींच कर 10-10 बार चेक किया जाता था कि कहीं वो खुला तो नहीं है। वंशिका ने एक चीज़ और नोट करी कि जब भी वो अपने रूम में नहीं होती, मतलब जैसे कि वो वॉशरूम गई है या घर से बाहर गई है, तो वो अपने रूम में हमेशा लॉक लगा के जाती थी, जबकि घर में वंशिका के अलावा और कोई नहीं होता था। यानी कि गौर करने लायक बात है, वो वंशिका की वजह से रूम में ताला लगा के जाती थी कि वंशिका उनके रूम में ना जाए। वैसे वंशिका को वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी कुछ भी, और ना वंशिका का इस तरह का नेचर था कि वो किसी के भी रूम में जाकर देखे कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट उसने ये चीज़ महसूस करी कि वो हमेशा ही अपनी
अपने रूम की जो अलमीराज है, कबर्ड्स हैं, उनको लॉक करके रखती है और जब भी बाहर जाती है, जब भी वो रूम में नहीं होती तो रूम में भी लॉक लगा कर जाती है, जो कि वाकई में थोड़ी सी अजीब बात थी। एक और इंसिडेंट उसने तभी का, अपनी नई नई शादी के बाद का ही बताया कि नेक्स्ट डे से ही वो अपनी मदर इन लॉ के साथ किचन में जाने लगी थी, जबकि ऑलरेडी उनके घर में एक कुक थी जो कि दिन में लंच और रात में डिनर बनाने आती थी। तो रहा सवाल एक और मील का, जो कि ब्रेकफास्ट था। अजीब बात ये लगी कि शादी के 1 हफ्ते बाद जो उसके हस्बैंड थे, मतलब दीपक बंसल जी थे, वो अपने ऑफिस जाने लगे। तो अभी क्योंकि वो तो नई नई घर में आई थी तो उसको तो कुछ घर के तौर तरीके भी नहीं पता था, अभी वो सीख रही थी, तो वो अपनी मदर इन लॉ के साथ किचन में चले जाया करती थी देखने की किस तरह से ये लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं या क्या क्या होता है इनके घर में। तो बड़ी अजीब बात लगी कि वो माँ अपने इकलौते बेटे को ऑफिस जाने दे रही है बिना ब्रेकफास्ट किए, कोई चाय नहीं, कुछ नहीं। वो बंदा क्या पीकर जाता था, एक लामोनेट का ग्लास, शिकंजी का ग्लास, जो कि वो खुद बनाता था, वो पीकर वो चला जाता था। और मैं आपको बताऊं कि उस इंसान को मैंने देखा है, वो एक ना लकड़ी के बांस की तरह ही था, इतना ज़्यादा पतला, इतना ज़्यादा पतला। खैर, तो उसको ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगी, तब तो वो बोली नहीं। फिर एक दिन और क्या हुआ कि उस दिन नाश्ते में ब्रेड बटर का इंतज़ाम किया गया कि ब्रेड बटर करेंगे। उसकी मदर इन लॉ की किचन में एक बड़ा सा, काफ़ी बड़ा सा तवा था, उस पर वो ब्रेड को रोस्ट करते थे। तो उसकी मदर इन लॉ ने ब्रेड रोस्ट करा और अमूल बटर उनको बड़ा पसंद था, तो उस पर बोला कि अमूल बटर लगा दो। तो भाई वंशिका के घर में तो हल्का बटर लगा के खाया जाता था, ज़्यादा बटर को पसंद नहीं करते थे और अच्छा सेहत के लिए अच्छा भी नहीं मानते थे। तो वंशिका ने हल्के से उस पर बटर लगा दिया। तो वंशिका क्या बताती है कि उसकी जो मदर इन लॉ है वो खूब गुस्सा हुई उस पर कि अरे तुम्हें बटर लगाना भी नहीं आता, लॉ में बताती हूँ। और उन्होंने पूरे के पूरे स्लाइस, जैसे वो चीज़ स्लाइस आता है ना, उस तरह वो बटर के स्लाइस कट करके ब्रेड पर लगा दिए। तो वंशिका को लगा कि ये तो ज़्यादा ही बटर नहीं है, बट कोई बात नहीं है, जैसे खाते हैं मैं तो वैसे ही लगा दूंगी। अब वंशिका ने क्या करा, दूसरा ब्रेड का पीस लिया, मतलब अब बटर लगाना है उसको, तो उसने वैसे ही स्लाइसेस कट करके लगा दिया है। एंड टू हर सरप्राइज, उसको बड़ी अजीब बात लगी कि उसकी जो मदर इन लॉ है वो एकदम उस पर बहुत जोर की गुस्सा हुई, ये किस तरह बटर लगा रही हो, मार डालोगी मेरे बेटे को। तो वंशिका बोलती है कि उसको ये बात इतनी अजीब लगी कि अभी नई नई शादी हुई है उसकी, अभी वो आई है और उन्होंने तो खुद ही बोला कि पीसेस काट काट कर लगाओ। अब वो एक नई डॉटर इन लॉ से, नई बहू से किस तरह से बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी ही अजीब बात है। फिर भी उसने अपनी आदत के अनुसार इन बातों को इग्नोर करा और उसके बाद वो कुछ दिनों बाद उसके भाई लोग उसको लेने आए और वो होली का त्योहार क्योंकि आ रहा था, वो अपने मायके चली गई। इस बीच में उसके माता पिता उत्तराखंड के एक सुंदर से शहर हरिद्वार में शिफ्ट हो चुके थे, तो वो हरिद्वार चली गई। हरिद्वार में करीब उसने 15-20 दिन जितनी भी रही होगी, वो उतना रहकर वो वापस आई। उस दौरान उसने बताया कि वो अपने घर के पास वाले पार्लर में गई, उसको अपनी आईब्रोज सेट करवानी थी, मतलब थ्रेडिंग करवानी थी। तो वो थ्रेडिंग करवा के आई थी। उसकी आईब्रोज बेहद खूबसूरत थी, यहाँ तक कि जब वो अपने इन लॉज के यहाँ थी तो वहाँ जितने भी रिश्तेदार आए थे उनमें से कुछ ने तो उससे यही पूछ डाला कि ये आईब्रोज आपकी रियल हैं या आपकी आर्टिफिशियल है। तो वो उस पर समझ नहीं पाई, क्योंकि आईब्रोज आर्टिफिशियल भी होती हैं, बट उसको इतना अंदाज़ा नहीं था कि उस वक्त की आईब्रोज भी आर्टिफिशियल होती है। तो उसने यही बोला कि ये तो मेरी रियल आईब्रोज है, मतलब कहने का ये है कि आईब्रोज तो बड़ी खूबसूरत थी। तो वो आईब्रोज को सेट करवा के वहाँ से आई। और अब जो वो बात मुझे बताती है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा आश्चर्य की, मतलब मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि आज 27 साल हो चुके हैं इस बात को और उसने अपनी आईब्रोज फिर दोबारा सेट नहीं करवाई हैं। अब आप सोचेंगे
क्यों? जिस लड़की की आईब्रोज हर 15-20 दिन में ग्रो कर जाती थी और उसको 20 दिन बाद वो सेट करानी होती थी, इतनी अच्छी ग्रोथ थी, उसने वो अपने मैरिज के बाद 1-2 महीने बाद ही सेट करवाई है और आज वो बताती है कि लगभग 27-28 साल हो गए हैं, उसको वो दोबारा सेट करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ग्रोथ ही गई उसको, बल्कि वो आईब्रोज अपनी बचानी मुश्किल थी। अब मेरा आप सभी से एक प्रश्न है यहाँ पर, मेरे दिल में तो मेरे मन में ये प्रश्न बार बार उठ रहा है, पर मैं आपसे भी इसका उत्तर चाहती हूँ और आशा करती हूँ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ इस बारे में बताएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण होगा कि अचानक एकदम आईब्रोज की ग्रोथ रुक गई? जरूर मेरे इन वीडियोस को हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग या उससे कंसर्न्ड लोग, डॉक्टर्स वगैरह भी देख रहे होंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने विचार इस पर जरूर प्रकट करें। अगर आप इसका कॉस्ट जानते हैं, नहीं तो इसका कॉस्ट जरूर ढूंढें, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने नहीं देखी तो हम मानते उसको नहीं है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। और यही एक एग्जाम्पल है। आप लोग मुझे इसका उत्तर जरूर बताइए कि ऐसा क्यों हुआ और एकदम से क्यों हुआ। आगे की बात के लिए मैं वापस आपके पास आती हूँ बहुत जल्द ही। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। हाँ, जाते जाते प्लीज इस समस्या को जन जन तक पहुंचाने में मेरी मदद करिए, जिससे वंशिका जैसे बहुत से लोग इतना जीवन से परेशान होने से बच जाएं। इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और मुझे आपका साथ चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।